तो गाइज आज हम एक आईआर की एक और आईआर का एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसको आज हम इस डिटेल लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे कि ये थ्योरी बेसिकली कहती क्या है। इससे पहले हमने रियलिज्म के बारे में पढ़ा लास्ट लेक्चर में, अपने सेकंड लेक्चर में। रियलिज्म क्या होता है, उसके प्रोपोनेंट्स कौन कौन से थे, क्या क्या कौन कौन सी स्कॉलर्स थे या कौन कौन से फिलोसोफर्स थे जो रियलिज्म की थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके बाद की जो जो इम्पोर्टेंट थ्योरी है वो लिबरलिज्म है और न्यू लिबरलिज्म है। तो जब मैं रियलिज्म को जब मैंने एक्सप्लेन किया था तो उसके शुरू में मैंने बताया था कि एक सोशल साइंस के अंदर और स्पेशली आईआर के अंदर आईआर थ्योरी की इम्पोर्टेंस कितनी है, उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने किसी भी आंसर को किसी एग्ज़ाम में लाइक पीएमएस में, पीसीएस में या सीएसएस में आपने एग्जाम में अगर उसको अटेम्प्ट करना है तो उसको उसी पर्सपेक्टिव के अंदर उसको कोई क्वेश्चन अगर रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में पूछा गया तो उसको रियलिस्ट पर्सपेक्टिव में आंसर करना होता है, और लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव में अगर कोई चीज़ पूछी गई है तो उसको लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव में आंसर करना होता है। तो मैंने तब आपको ये भी बताया था कि थ्योरी जो है वो ये चीज़ होती है कि थ्योरी आपको फ्यूचर इवेंट्स के बारे में और रिसर्च के बारे में बड़ा हेल्प आउट करती है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। तो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है सोशल साइंस में, तो इसको हम किसी भी क्वेश्चन में इसकी इंपॉर्टेंस को मिनिमाइज़ नहीं कर सकते या इसकी इंपॉर्टेंस को हम स्किप नहीं कर सकते हैं। तो सो वाइल मूविंग टू आवर फर्स्ट स्लाइड, आज का शुरू करते हैं कि ये लिबरलिज्म जो है वो किन चीज़ों से मिलके बना और ये क्या कहता है। फर्स्ट स्लाइड में आप देखें कि द लिबरल अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। Liberalism is a school of thought in international relations which lies certain basic assumptions about human rationality। मतलब लिबरलिज्म एक ऐसा बेसिक थॉट है आईआर के अंदर, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर, जो ह्यूमन रेशनैलिटी के बारे में बात करता है, ठीक है। ह्यूमन रेशनैलिटी के बारे में बात करता है और मॉरलिटी के बारे में बात करता है। इन कंपैरिजन टू जब हमने उसको रियलिज्म में देखा तो रियलिज्म ये कहता था कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर कोई मॉरलिटी नहीं होती वहाँ पे, और इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो रियलिज्म ये कहता था कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है, वहाँ पे कोई ऐसी वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट करे। जिसकी वजह से क्या होते थे, अगर स्टेट का लीडर अनार्किक है, इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है, और उसमें थॉमस हॉब्स की जो बेसिक ह्यूमन नेचर थी उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फ सेंटर्ड है, कॉम्पिटिटिव है और ब्रिटिश है। तो आईआर जो है वो इसके, क्योंकि एक ये दोनों सिस्टम जो हैं एक दूसरे के ऊपर एक तरह से आप क्रिटिक कह सकते हैं कि जो लिबरल अप्रोच है वो ह्यूमन रैशनैलिटी के बारे में बात करती है और ह्यूमन मॉरलिटी के बारे में बात करती है, और a belief in reforming institutions as a solution to the problem and most importantly about human progress। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम की बात करते हैं, एक ऐसे प्रोसेस की बात करते हैं कि जिसके थ्रू ऐसे इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाएं दुनिया में जिसकी वजह से क्या हो, जिसकी वजह से एक पीस कायम हो पूरी दुनिया में। तो ये लिबरल अप्रोच या जिसको आइडियलिस्ट अप्रोच भी कहते हैं, ये अप्रोच इन चीज़ों के बारे में बात करती है। तो देखें इसके सेकंड पॉइंट में, द लिबरल पर्सपेक्टिव इन आईआर ट्राई टू जस्टिफाई द इर्रेशनल एंड इमोरल बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल्स। मतलब वो एक इंडिविजुअल का जो इमोरल बिहेवियर है उसको, और इर्रेशनल जो रेशनल नहीं होता, इर्रेशनल और इमोरल जो बिहेवियर है उसको एक्सप्लेन करती है एज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फ्लॉड ह्यूमन नेचर। वो कहते हैं किसी ह्यूमन के फ्लॉड नेचर की वजह से या उसके ना समझ होने की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से या जहालत की वजह से या किसी चीज़ को मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये चीज़ें क्या होती हैं कि ये चीज़ें वहाँ से क्रिएट होती हैं। तो उस चीज़ को क्या करता है, पर्सपेक्टिव जो है वो उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है, और ये कहता है कि इन चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है, विच इज़ पॉसिबल टू ओवरकम। अगर इन लोगों को जो नहीं समझते उनको एजुकेशन दी जाए और रिफॉर्मिंग ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, अगर इन इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म किया जाए और इनके लॉज बना के इनको स्पेशल मैंडेट्स देके इनको अपने अपने काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम हो सकता है जिससे पूरी दुनिया में जो है एक पीस और एक प्रॉस्पेरिटी जो है वो क्रिएट की जा सकती है। तो ये सिस्टम, तो आगे हम सारी जो डिबेट करेंगे वो इन दो पॉइंट्स के ऊपर डिबेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें,
दो जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो द लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव, ये जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है, रिजेक्ट द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स। मतलब वो इन जो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, 2-3 प्रिंसिपल्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं जिनको नेगेट करता है, जिनको रिजेक्ट करता है। उसमें क्या है? रिजेक्शन ऑफ द पावर पॉलिटिक्स। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो रियलिज्म था वो क्या करता था? पावर पॉलिटिक्स की बात करता था। कहता था कि जो स्टेट्स को क्या करो, जो स्टेट्स पावरफुल हैं वो अपनी छोटी स्टेट्स के ऊपर एग्रेशन करती हैं, क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो अनार्किक है और कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो सिस्टम को रेगुलेट कर सके। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ है वो क्या है? क्वेश्चंस सिक्योरिटी वॉरफेयर प्रिंसिपल्स ऑफ द रियलिज्म, और इस चीज़ को भी वो नेगेट करता है। म्यूचुअल बेनिफिट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लिबरलिस्ट सिस्टम है वो एक्चुअली रियलिज्म के ऊपर एक क्रिटिक है। जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो रियलिस्ट पर्सपेक्टिव को क्रिटिक करता है, और ये जो 3 पॉइंट्स है इनको नेगेट करता है। अच्छा, अभी वो कौन लोग थे या प्रोपोनेंट्स कौन थे? इनको कौन लोग थे जिन्होंने लिबरलिज्म का इस थ्योरी को लेके आए, इस चीज़ को उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की? अगर हम इसको बिल्कुल पीछे जाएं, जहाँ से ये आइडियाज़ ड्राइव हुए हैं वहाँ तक चले जाएं, तो ये तो बहुत पुरानी बात होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिबरल थिंकर्स थे 16-17 सेंचुरी में, जिनमें से जॉन लॉक्स थे, जर्मी बेंथम थे, एडम स्मिथ थे, जैन जीकस रोसो वगैरह थे। तो इनकी जो राइटिंग्स हैं, और उससे भी पीछे चले जाएं तो प्लेटो और सोक्रेटिस जो हैं, उनकी राइटिंग्स में भी हमें लिबरल आइडियाज़ जो हैं वो नज़र आते हैं। तो बेसिकली जो लिबरलिज्म की थ्योरी जो है वो वहाँ से उन आइडियाज़ को पढ़ के या उन चीज़ों से वहाँ से उनको एक्सट्रैक्ट किया गया है। और इसमें जॉन लॉक्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जॉन लॉक्स की जो राइटिंग्स थी उसमें से ये लिबरलिज्म का पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राइव हुआ है। ठीक है, तो स्पेशली जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद द चीफ प्रोपोनेंट ऑफ द वर्ल्ड वॉर 1 लिबरलिज्म पर ये थे, अल्फ्रेड जिमरमैन थे, नॉर्मन एंजल थे, जेम्स शॉर्टवेल थे एंड वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन जो थे वो यूएस के प्रेसिडेंट रहे, जो कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुई तो वर्ल्ड वॉर 1 की तबाही के रिएक्शन में, जब तकरीबन इतनी ज़्यादा तबाही हुई, तकरीबन 18 मिलियन से भी ज़्यादा लोग मर गए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, तो वो लोग ये जो लिबरलिस्ट थिंकर्स थे, इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया जाए, ऐसा कोई इंटरनेशनल गवर्नमेंट को डिज़ाइन किया जाए, ऐसी कोई चीज़ बनाई जाए या ऐसे कोई लॉज बनाए जाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए जो कि इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट करें। ठीक है, तो जिसके बेस पे इन्होंने फिर लीग ऑफ नेशन, जिसको हम LON भी कहते हैं, तो वो बनी थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। तो ठीक है, तो ये जो थिंकर्स हैं इनको लिबरल आइडियलिस्ट और सिंपली आइडियलिस्ट भी कहते हैं। तो इनके ऊपर जो E.H. कार थे, जो हमने रियलिज्म में डिस्कस किया था, वो उन्होंने इसको एक यूटोपियनिज्म का नाम दिया। यूटोपियनिज्म भी बेसिकली आइडियलिस्ट लोगों को ही कहते हैं, जो हर चीज़ को एक आइडियल फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, एक और है इन द लिबरलिस्ट थिंकर, इन द वर्ड्स ऑफ द डेविड सिदोर्स्काई, लिबरलिस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स। जो लिबरलिस्ट हैं उनकी ये अप्रोच होती है। कंसेप्शन ऑफ द मैन इज डिस्क्राइबिंग फ्रीडम एंड केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग रैशनल फ्री चॉइस। लिबरलिस्ट कहते हैं कि आप सिस्टम के ऊपर या आप जो हैं वो एक रैशनल फ्री चॉइस के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं। इन अ पर्सपेक्टिव ऑन सोशल इंस्टीट्यूशन इज ओपन टू रैशनल रिकंस्ट्रक्शन इन द लाइट ऑफ इंडिविजुअल नीड्स। दियर फोकस इज ऑन इंटरनेशनल सिस्टम। जो लिबरलिज्म का क्या है, मोस्टली जो फोकस होता है वो ये होता है कि इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर उनका फोकस होता है कि व्हाट ऑट टू बी डन, क्या किया जाए टू अवॉइड मेजर डिजास्टर्स इमर्ज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। मतलब वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान या वर्ल्ड वॉर हुई, या क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो एक दुनिया का बहुत बड़ा इवेंट था कि जिसमें एक मैसिव स्केल पर जो डिस्ट्रक्शंस हुई। उसके बाद जो उस टाइम के थिंकर्स थे या उस टाइम के जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उन्होंने ये सोचा कि इस तरह की कोई वॉर है, वो इस तरह की वॉर या इस तरह की कोई दूसरा मेजर डिजास्टर जो है आइंदा आने वाले वक्तों में ना हो, अगले 100 साल 200 साल में। इसलिए उन्होंने सोचा कि व्हाट ऑट टू बी डन, क्या किया जाए कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई। तो थ्रू दो लिबरल थिंकिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कैन बी क्रिएटेड। तो उन्होंने सोचा कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाए जो कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का रोल प्ले करे और वो उस सिस्टम को रेगुलेट करे। तो ये था आपका ये ठीक है।
और ये जो लिबरल थिंकर्स हैं वो दे ले एम्फोसिस ऑन कॉमन इंटरेस्ट, वो मतलब स्टेट्स की कॉमन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं कि वो कहते हैं कि वो क्योंकि कॉमन इंटरेस्ट और इंडिविजुअल की बात करते हैं, कि इंडिविजुअल की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं कि स्टेट्स के कंपेयर, जो कि रियलिस्ट पर्सपेक्टिव था वो क्या करता था, वो स्टेट को उसने बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया, वो स्टेट्स की ग्लोरिफिकेशन की बात करता था। और जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है ये किसी इंडिविजुअल की बहुत की उसके इंटरेस्ट के बारे में बहुत बात करता है। The belief is that people and nations common interest and prospect of cooperative activities among them satisfy their common interest। वो कहते हैं कि अगर लोग मिलजुल के रहें तो उनकी क्या है, कॉमन इंटरेस्ट जो है वो शेयर हो सकते हैं और इस तरह से पीस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव किया जा सकता है। लिबरल्स are critical of realist perspective of the international conflicts and war and consider them as a distortion of the reality। मतलब मैंने पहले कहा कि जो लिबरल पर्सपेक्टिव है वो एक्चुअली रियलिस्ट पर्सपेक्टिव का एक क्रिटिक है, और वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर जो हैं वो मतलब जो रियलिस्ट हैं वो उनको डिस्टॉर्ट करते हैं उन कॉन्सेप्ट्स को। At the center of this thinking, it is also implicit trust or the liberal faith that human beings by nature are rational creatures। जैसे कि पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो लिबरल थिंकर्स हैं वो क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जो थिंकिंग है, जो ह्यूमन नेचर है वो रेशनल बीइंग है, तो वो अपनी रेशनैलिटी को वो क्या कर सकता है, वो अपनी रेशनैलिटी को इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर अप्लाई करके पीस और प्रॉस्पेरिटी को अचीव कर सकता है। और इसमें दो चार चीज़ें और हैं। दे कंटेंट एज ए पीपल और रेशनल दे वुड लर्न दैट सर्टेन थिंग्स सच एज वॉर इज़ इर्रेशनल। वो ये समझते हैं कि वॉर जो है वो एक इर्रेशनल है, ह्यूमन नेचर इस तरह की है कि वो वॉर को अवॉइड करते हैं, अनडिज़ायरेबल करते हैं, अनडिज़ायरेबल समझते हैं। एज दे लर्न मोर अबाउट हाउ द वर्ल्ड दे लुक्स लाइक दे अगेन गेन नॉलेज विच अल्टीमेटली हेल्प देम टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो वो अपनी रेशनैलिटी को अप्लाई करके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो कोऑपरेशन के थ्रू और हार्मनी ऑफ द इंटरेस्ट के थ्रू और अपनी रेशनैलिटी को अप्लाई करके जो लिबरल जो है वो प्रॉस्पेरिटी और पीस को अचीव किया जा सकता है। तो लिबरलिज्म इज फाउंडेड ऑन एन ऑप्टिमिज्म रिगार्डिंग ए मोरल प्रोग्रेस एंड ह्यूमन पॉसिबिलिटीज। तो जो लिबरलिज्म है वो ऑप्टिमिज्म के ऊपर और जो ह्यूमन पॉसिबिलिटीज़ हैं अपनी रैशनैलिटी को अप्लाई करके उसके थ्रू अचीव किया जा सकता है। तो इसके कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं लिबरलिज्म के, वो ये कुछ यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। वो ये कहता है कि ह्यूमन नेचर जो है इज़ एसेंशियली गुड और अल्ट्रुइस्टिक एंड पीपल्स आर therefore capable of mutual aid and collaboration। रियलिस्ट ये कहते थे कि जहाँ पे थॉमस हॉब की मैंने बात की, वो ह्यूमन नेचर के बारे में उसने ये कहा कि इंसान जो है वो कॉम्पिटिटिव है, सेल्फ सेंटर्ड है, ब्रूटिश है। और मैकियावेली ने भी मतलब इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर जो मॉरलिटी है उसकी नेगेशन की है। तो इसके कंपैरिजन में जो लिबरलिस्ट पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि ह्यूमन नेचर इज एसेंशियली गुड। वो कहता है ह्यूमन नेचर जो है वो एसेंशियली गुड है क्योंकि ह्यूमन जो है वो एक रेशनल बीइंग है और अल्ट्रुइस्टिक है। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं। एंड पीपल आर देयरफॉर केपेबल ऑफ म्यूचुअल एड। और कोई मसला हो जाए तो लोग जो हैं वो आपस में म्यूचुअल एड और कोलैबोरेशन के थ्रू वो अपने इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। बैड ह्यूमन बिहेवियर सच एज वायलेंस is a product not of the flawed people but of the evil institutions। वो कहता है कि जो वायलेंस है या जो बैड ह्यूमन नेचर है वो एक्चुअल ये नहीं है, इज नॉट ए प्रोडक्ट ऑफ फ्लॉड पीपल, वो बुरे लोगों की वजह से नहीं है, बट इवल इंस्टीट्यूशंस की वजह से है विच इनकरेज पीपल्स टू एक्ट सेल्फलेसली टू हार्म द अदर्स। ठीक है, अच्छा, और एक ये दूसरी चीज़ को भी एक रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि वॉर इज नॉट इनएविटेबल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कैन बी रिड्यूस बाई रेडिकेटिंग द इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स दैट इनकरेज। वो कहते हैं कि वॉर जो है वो इनएविटेबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि वॉर्स को रोका जाए या ख़त्म किया जा सके, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के जरिए इनको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, वॉर इज़ एन इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। वॉर जो है वो एक इंटरनेशनल इशू है। दुनिया में वॉर्स होती हैं जो सिर्फ क्या है कि एक इनकी वॉर्स रिक्वायर कलेक्टिव और मल्टीलेटरल रादर देन नेशनल एफर्ट टू कंट्रोल इट। मतलब एक कलेक्टिव सिक्योरिटी के थ्रू, एक कलेक्टिव उसके और मल्टीलेटरल कोऑर्डिनेशन के थ्रू वॉर्स को क्या किया जा सकता है, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है। द इंटरनेशनल सोसाइटी मस्ट रिकॉग्नाइज इटसेल्फ इन order to eliminate the institutions that make war likely, and nations must reform their political system so that self-determination and democratic governance within states can
मतलब स्टेट्स के जो हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंश्योर किया जाए और जिससे उनकी मतलब पीस और प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। अब इसमें एक और चीज़ आता है कि आइडियलिज्म का कंसेप्ट क्या है। Unlike the liberal internationalists, the idealists believe that peace and prosperity is not a natural condition, but it is one which must be constructed and for which requirements is of consciously devised machinery. Consciously devised machinery के थ्रू, ठीक है, इंसान जो है वो अपनी रैशनैलिटी के थ्रू क्या कर सकता है, पीस को अचीव कर सकता है। इन अदर वर्ड्स दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को आप डिज़ाइन करके इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को बना के आप पीस को क्या कर सकते हैं, टू सिक्योर पीस, एंड विद दिस ऑब्जेक्टिव दे सपोर्टेड द मूव फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ऑफ जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब लीग ऑफ नेशन बनाई गई तो ये लीग ऑफ नेशन जो है ये फेल हुई। तो इसके बाद फिर 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुई तो उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस बनाई। तो जो लिबरल्स थे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक नया इंस्टीट्यूशन की बुनियाद रखी जिसको बाद में यूनाइटेड नेशंस कहा गया, जो कि अभी तक ये इंस्टीट्यूशन जो है वो अपनी एक ख़ास डोमेन में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो लिबरल्स हैं दे वर द प्रोपोनेंट्स ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी। वो कलेक्टिव सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे और डिमांड करते थे कि कलेक्टिव सिक्योरिटी ये होता है कि वॉर ऑन ए वन स्टेट मीन्स वॉर ऑन द अदर स्टेट। मतलब अब कुछ स्टेट जो हैं वो आपस में उन्होंने अपने अलाइंसेस बनाए हुए हैं, तो अगर आप एक स्टेट के ऊपर वॉर जो है वो डिक्लेयर करते हैं तो वो इसका मतलब ये होता है कि उसमें जितने भी कोई अगर उस 28-30 जितने भी स्टेट्स हैं तो उन सब के ऊपर वॉर जो है वो डिक्लेयर की जा सकती है। लाइक अगर हम यूरोपियन यूनियन की एग्जांपल लें तो जहाँ पे आई थिंक 28-30 जितने भी मुल्क हैं, अगर उसमें से आप किसी एक के ऊपर उसको ऊपर आप हमला कर दें तो वो जो है वो बाकी भी जितने भी उसमें अगर 28 हैं तो उसमें से 27 मुल्क भी ये समझ, जो कंट्रीज़ हैं वो भी ये समझेंगे कि ऊपर भी वॉर की गई है। ठीक है, और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर होना चाहिए, पीस और एंड डिसआर्मामेंट होनी चाहिए। ठीक है, और डिसआर्म करना चाहिए कंट्रीज को। अब आते हैं नियो लिबरलिज्म जो है वो बहुत बात का कंसेप्ट है। मतलब जैसे लिबरल जो लिबरलिज्म थे वो इंस्टीट्यूशंस की बात करते थे। अब एक तरह से देखा जाए तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिक भी हुई बाद में, क्योंकि जो लिबरल या जो आइडियलिस्ट पर्सपेक्टिव था उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद यूनाइटेड नेशंस और लीग ऑफ नेशंस बनाई, जो तो वो जो बनाने का मकसद यही था कि वर्ल्ड पीस को इंश्योर किया जा सके। तो वर्ल्ड पीस जो है वो इंश्योर नहीं हुआ, तो जिसके नतीजे में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो वो जो लिबरल पर्सपेक्टिव था, वो लिबरल पर्सपेक्टिव जो है जब फेल हुआ तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुई। तो फिर जो लिबरल जो थिंकर्स थे उन्होंने क्या कहा कि हम एक और सिस्टम देंगे जिसको हम नियो लिबरलिज्म कहेंगे। तो ये सिस्टम बेसिकली आपको बताएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह से आगे चलेगा या इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो किस तरह से काम करेगा। तो नियो लिबरलिज्म टॉक्स अबाउट द ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस। ये जो नियो लिबरल जो लिबरलिज्म है वो ग्लोबल लेवल ऑफ एनालिसिस की बात करता है। टॉक्स अबाउट द ग्लोबल सिस्टम, ये ग्लोबल सिस्टम की बात करता है। लाइक लिबरलिज्म, नियो लिबरल्स आल्सो वांट टू मेंटेन वर्ल्ड पीस। ये वर्ल्ड पीस को ये भी इंश्योर करना चाहते हैं और इन्होंने बेसिकली 3 चीज़ें बताई। ठीक है, नियो लिबरलिज्म के अंदर 3 चीज़ें इन्होंने बताई जिसके थ्रू वर्ल्ड पीस को इंश्योर किया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट वन जाता वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म है, सेकंड जो है लिबरल इंटरनेशनलिज्म है और थर्ड जो है वो लिबरल कंज्यूमरिज्म है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म ये अर्नेस्ट हैंस वर द यूजुअली, ये 2 Mitrani and Ernest Hayes were the early liberal institutionalists who believed that integration through international and regional institutions would help to solve the common problems. मतलब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं और इन इंस्टीट्यूशंस के ज़रिए अगर इनको सर्टेन आप एक इदारा बनाते हैं और उसको एक सर्टेन किस्म का आप उनको कुछ पावर्स देते हैं और उनको मैंडेट देते हैं कि आपने ये काम इस क्राइटेरिया के अंदर आपने बैठ के ये चीज़ें इंश्योर करनी है, तो जो वर्ल्ड पीस है उसको इंश्योर किया जा सकता है। द कोर कंटेंट ऑफ लिबरलिज्म या लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म इज एम्फेसिस ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम। वो लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म वो क्या करता है, बेसिकली इकोनॉमिक फ्रीडम के बारे में बात करता है। लाइक द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस बनाया गया, वर्ल्ड बैंक
IMF और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर शुड बी एस्टेब्लिश। उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए जाए और इनकी डोमेन्स को डिफाइन किया जाए, इनको बताया जाए कि आपने इन डोमेन्स के अंदर रह के काम करना चाहिए एंड दे शुड बी आस्क्ड टू वर्क इन दियर डोमेन, और उस स्पेसिफिक डोमेन के अंदर बैठ के ये काम करें, ठीक है। लाइक जो है वो यूनाइटेड नेशंस बनाई गई। यूनाइटेड नेशंस का मकसद क्या था कि टू मेंटेन एंड इंश्योर वर्ल्ड पीस को इंश्योर किया जाए। इसके लिए वर्ल्ड वार 2 के बाद ये चीज़ बनाई गई यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। इसका मकसद क्या था कि वर्ल्ड पीस को इंश्योर किया जाए कि अगर कहीं पे कोई एग्रेशन होता है, कोई पावरफुल स्टेट जो है वो दूसरी छोटी स्टेट के ऊपर अगर वो हमलावर होती है, तो यूनाइटेड नेशंस का काम ये है कि वो बगैर किसी तासुब के उसको रोके, ठीक है। और उसके बाद IMF एक ब्रेटन वुड्स सिस्टम्स के थ्रू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बना, एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, जिसका काम ये था कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट जो ममालिक हैं, उनकी इकोनॉमीज को बूस्ट किया जाए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक बनाया गया, इसको मतलब टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द स्टेट्स की इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाए। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई टू रेगुलेट द फ्री ट्रेड को जो है वो रेगुलेट किया जाए, ताकि स्टेट जो हैं, क्योंकि एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड के ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट हो, एक स्टेट की दूसरे स्टेट के ऊपर डिपेंडेंस क्रिएट हो, जिसकी वजह से क्या हो कि ये स्टेट जो हैं वो एक दूसरे की तरफ वॉर की तरफ न चली जाएं, जंग न करें एक दूसरे के साथ। और ये समझें कि इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में फलाना, अगर आप एक फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान और इंडिया की एग्जांपल हम लें, तो अगर कुछ चीज़ें पाकिस्तान बनाएगा, कुछ चीज़ें इंडिया बनाएगा, तो इन दोनों के बीच में जो एक हॉस्टिलिटी है वो कम होगी। और वो लोग ये समझेंगे कि अगर एक चीज़ पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके रिएक्शन में इंडिया को भी कुछ चीज़ें पाकिस्तान से इंपोर्ट करनी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से ये दोनों वॉर में नहीं जाएंगे। तो एक सर्टेन डोमेन के अंदर ये काम करते हैं। न्यू लिबरल्स एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज। इन्होंने ये जो ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज हैं, यूनाइटेड नेशंस है, IMF है, वर्ल्ड बैंक है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनके जो ग्लोबल इनका जो स्कोप है उसको इन्होंने वाइडन किया है और एक सर्टेन मैंडेट के अंदर, एक सर्टेन पर्सपेक्टिव के अंदर इनको काम करने को इंश्योर किया। इसके बाद लिबरल इंटरनेशनलिज्म है। लिबरल इंटरनेशनलिज्म क्या होता है? ये भी एक न्यू लिबरल थिंकिंग जो है वो डोमिनेटेड, ये क्या करते हैं बेसिकली, लिबरल इंटरनेशनलिज्म का मतलब ये है कि एक ख़ास किस्म की आइडियोलॉजी जो है, लाइक वो सपोर्ट करते हैं कि एक डेमोक्रेटिक पीस को इंश्योर करते हैं, डेमोक्रेसी शुड बी इंश्योर्ड ग्लोबली। वो समझते हैं कि तमाम जो मुल्क हैं, हमारे पास एक ही वे है जिसके थ्रू, एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम अगर वो उसको पीस इंश्योर करना चाहते हैं कि तमाम स्टेट्स के अंदर जो मॉडर्न जो लिबरल डेमोक्रेसी है, लिबरलिस्ट थिंकर्स ये कहते हैं कि उसमें डेमोक्रेसी का जो सिस्टम है या डेमोक्रेटिक कल्चर जो है उसको हम इंश्योर करें तमाम स्टेट्स के अंदर। तो वो कहते हैं कि मतलब न्यू लिबरल थिंकिंग इज डोमिनेटेड बाय द सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक पीस थीसिस। वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यूज हैं उनको स्टेट्स के अंदर इंश्योर किया जाए। whose core thinking is based on the assumption that लिबरल स्टेट्स डू नॉट गो टू वॉर विद ईच अदर। वो ये समझते हैं कि जो स्टेट्स लिबरल हैं या जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ जंग नहीं करती, वो एक दूसरे के साथ वॉर में नहीं जाती, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी सेम है, उनका जो इंटरेस्ट है वो सेम है। सो इन दिस वे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी कैन बी इंश्योर्ड ग्लोबली, और इस तरह से जो प्रॉस्पेरिटी है या जो पीस है उनको ग्लोबली इंश्योर किया जा सकता है। तो इसी पर्सपेक्टिव में फ्रांसिस फुकुयामा है, एक अमेरिकन ऑथर हैं, राइटर हैं, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था द एंड ऑफ द हिस्ट्री इन नेशनल इंटरेस्ट, जो था वो नेशनल इंटरेस्ट में, मतलब उसमें उन्होंने जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजीज थी उनकी जो विक्ट्री थी उसको उन्होंने सेलिब्रेट किया एंड कंटेंडेड दैट लिबरल स्टेट्स वर इंटरनली मोर स्टेबल एंड मोर पीसफुल इन इंटरनेशनल रिलेशन। ये उन्होंने कहा कि अपने इस रिसर्च के अंदर या अपने इस मजमून के अंदर की उन्होंने ऐसे लिखा, उस ऐसे के अंदर ये कहा कि लिबरल स्टेट्स जो हैं वो इंटरनली बहुत ज़्यादा पीसफुल हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। ही बिलीव्स दैट लिबरल स्टेट्स हैव एस्टेब्लिश्ड पैसिफिक यूनियन विद इन विच वॉर्स बिकम अनथिंकेबल। वो कहते हैं कि इनके बीच में एक पैसिफिक टाइप का एक यूनियन होता है, आपस में एक इंटीग्रेशन होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, वॉर्स को अवॉइड करते हैं, बल्कि वॉर्स के बारे में वो सोचते ही नहीं। तो ये लिबरल इंटरनेशनलिज्म वाले ये कहते हैं। उसी के अंदर एक और चीज़ है लास्ट में, लिबरल कंज्यूमरिज्म। लिबरल कंज्यूमरिज्म का कंसेप्ट भी यही है कि आजकल जो एक मॉडर्न और एक बहुत ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस है क्रिएट के स्टेट्स के ऊपर, क्योंकि ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, क्योंकि एक स्टेट जो है वो दूसरी स्टेट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है किसी भी वजह से।
मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक स्टेट एक चीज़ बना रही है, दूसरी स्टेट दूसरी चीज़ बना रही है, तो एक का रॉ मटेरियल एक के पास होगा, दूसरे का रॉ मटेरियल एक के पास होगी, और फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इनकी वजह से ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, जिसकी वजह से आज देखते हैं कि आईटी की वजह से एक फ़ोन कहीं पे बन रहे हैं, दूसरा उसको असेंबल कहीं पे किया जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या है, एक इंटरडिपेंडेंस है स्टेट के ऊपर। तो इसकी वजह से भी स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ वॉर नहीं करती, क्योंकि इनका इंटरेस्ट सेम है। लाइक अगर एप्पल की हम बात करें तो एप्पल के फ़ोन जो है वो चाइना में भी असेंबल होते हैं, उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो बाहर से आते हैं और वहाँ पे असेंबल होते हैं, जिससे क्या है कि ये जो MNCs NGOs हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एंड जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, उनका क्या होता है, ग्रेटर रोल होता है फॉर फ्री ट्रेड में और फ्री फ्लो ऑफ लेबर में। तो ये ग्लोबलाइज वर्ल्ड है एंड स्टेट शुड हैव टू कोऑपरेट विद स्टेट्स। और अब ये स्टेट जो हैं वो मतलब आजकल इतना ज़्यादा ये इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या है कि स्टेट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं, बल्कि न कि स्टेट्स आपस में कोऑपरेट करती हैं, बल्कि जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं या जो इंटरनेशनल NGOs हैं, इनके साथ भी ये लोग आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि इसके बगैर एक दूसरे के तो सर्वाइव करना इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है। तो इसके ऊपर एक क्रिटिसिज्म भी हुई, उसको भी देखना बहुत लाजमी है। क्रिटिसिज्म इन अ सेंस कि इस थ्योरी में मसाइल क्या हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये अगर फेल होती है तो किस रीज़न से फेल होती है, तो इसको भी हम जरा देखते हैं। मोस्ट ऑफ द अजम्पशंस ऑफ द आइडियलिस्ट हैव बीन क्रिटिसाइज्ड ऑन द नंबर ऑफ द ग्राउंड्स। तो इसको बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट थिंकिंग है उसको डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर इनके ऊपर क्रिटिक की गई है। तो दे हैव बीन कंसिडर्ड एज इम्प्रैक्टिकल, मतलब इसमें जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं वो इम्प्रैक्टिकल हैं, जो जिनका एज सच जो है कोई आउटपुट निकलना या इनकी प्रैक्टिकलिटी जो है हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस इन्वायरमेंट में हमें नहीं नज़र आता। ठीक है, और अलग एक यूटोपियनिज्म है, मतलब एक बहुत ज़्यादा एक आइडियल थिंकिंग है कि एंड मोस्ट ऑफ द लिबरल प्रिंसिपल्स आर चार्ज्ड ऑफ द बीइंग कल्चर स्पेसिफिक एंड एथनोसेंट्रिक। मतलब इसमें कुछ ऐसे कल्चर्स और जो वेस्टर्न कल्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि दे पोर्ट्रे वेस्टर्न वैल्यूज़ एंड ट्राई टू इम्पोज दोज वैल्यूज़ ऑन नॉन वेस्टर्न वैल्यूज़। वो कहते हैं कि ये जिन लोगों ने ये बनाए हैं ये आइडियाज़, या जो थिंकर्स हैं जिन्होंने ये बातें की हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो एक उनका जो कल्चर है या उनकी जो वैल्यूज़ हैं, उनको जो नॉन वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं। लाइक जो एक डेमोक्रेटिक लिबरल डेमोक्रेसी की जो हम बात करते हैं वो हम अगर उसको देख लें तो वो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, सब कॉन्टिनेंट के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें मतलब ये तो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं, ये पाकिस्तान की वैल्यूज़ तो नहीं थी, या इंडो पाकिस्तान की वैल्यूज़ तो नहीं है। तो उसमें ये लोग क्रिटिक ये करते हैं कि जो वेस्टर्न वैल्यूज़ हैं उनको इम्पोज करने की कोशिश की जाती है इन पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में। जैसे फ्री ट्रेड है, इंटरडिपेंडेंस है, डेमोक्रेसी आर कॉन्सेप्ट्स वेडेड टू द वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशन। ये जो हैं ये वेस्टर्न लिबरल ट्रेडिशंस हैं जिनको वेड किया जा रहा है दूसरे जो नॉन लिबरल वैल्यूज़ हैं उनके साथ। द लिबरल अटेम्प्ट फॉर पीस, इफेक्टिव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिसआर्मामेंट्स हैव मेट विद लिटिल सक्सेस। तो इनकी जो एप्लीकेशन भी आप देखें तो इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं हुई। लाइक जैसे मैंने पहले बताया कि वर्ल्ड वॉर 1 के थ्रू बात हमने जब लीग ऑफ नेशन बनाई, एक आइडियलिस्ट थिंकिंग के ऊपर जब बनाई, दुनिया ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाए, तो वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हो गई तो इसका मतलब ये है कि आपने जो एक लिबरल थिंकिंग थी, आपका जो एक आइडियलिस्ट अप्रोच थी या एक आपका लिबरल व्यू था, वो वहाँ पे वो दफन हो जाता है और वो उसकी एप्लीकेशन या एप्लीकेबिलिटी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वो फेल हो गई कि एक इतनी बड़ी वर्ल्ड वॉर हुई थी तो उसके ऊपर एक और वॉर हो गई, जिसकी वजह से मतलब ये आइडियाज़ जो हैं ज़्यादा वाइबल नहीं समझे जाते। तो आइडियलिज्म हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड vehemently by the realists for not taking into the account the realities of the human nature and hence politics। मतलब आइडियलिज्म जो है उसको, जैसे मैंने पहले कहा कि इनको रियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा क्रिटिक की और बड़ा स्ट्रांगली क्रिटिक किया, जिसमें उन्होंने, मैंने कहा कि थॉमस हॉब्स के ह्यूमन ऑफ द नेचर ऑफ द ह्यूमन की बात की, जिसमें उसने इंसान की ब्रूटिश और उसके सेल्फ सेंटर्ड होने की बात की। और वो कहते हैं कि जो रियलिस्ट हैं वो कहते हैं कि ये जो लिबरलिस्ट हैं या जो आइडियलिस्ट हैं वो ह्यूमन नेचर को, इस एलिमेंट को इग्नोर कर रहे हैं, स्पेशली इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जिस तरह का लीडर होगा उसकी अप्रोच भी इस तरह की होगी। लाइक अगर हम देखें पिछले 5-10 साल के अंदर,
तो अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो जब से वहाँ पे नरेंद्र मोदी आया है और बीजेपी की गवर्नमेंट आई है, तो वहाँ पे हम रोज़ देखते हैं कि कोई ना कोई इशू चल रहा होता है इंडिया में। वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम्स को वो रेडिकलाइज कर रहे हैं, मुस्लिम्स को वो मार्जिनलाइज कर रहे हैं, उनको दीवार से लाने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ ये एक्ट्स भी लेकर आए थे जिसमें वो जो पता नहीं कुछ सर्टेन उसका नाम था कि जो पुराने जो उनकी जिनकी हिस्ट्रीज नहीं थी उनकी रजिस्ट्रेशन दोबारा कर रहे थे, इस तरह से। और फिर हमने देखा कि जब ट्रंप आया, ट्रंप प्रेसिडेंट बना था अमेरिका का, तो उसने भी यूनिलेटरली आके बहुत से प्रॉब्लम्स की, बहुत सी उसने, जैसे कि न्यूक्लियर ईरान डील थी उसको आकर, ईरान की जो न्यूक्लियर डील थी उसको ख़त्म कर दिया, और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट थी उससे उसने निकाल दिया यूएस को, और जो फ्री ट्रेड का एग्रीमेंट था कुछ नॉर्दर्न अमेरिकन कंट्रीज़ के साथ, कनाडा और कुछ और कंट्रीज़ थे मैक्सिको के साथ, वो जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स थे उसको उन्होंने उसमें से निकाल दिया अमेरिका को। और उसने कहा कि बेशक क्लाइमेट जो है वो जितना मर्जी ख़राब हो या ग्रीन हाउस गैसेस जितने भी बढ़ें, क्लाइमेट चेंज जितना भी हो, लेकिन हम अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे क्योंकि उससे हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है। वो उनको अनएम्प्लॉयमेंट, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। जो तो कहने का मकसद ये है कि जो लीडर्स हैं उनकी नेचर जिस तरह की होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, वो उसी तरह से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं या उसको उसी तरह से चलाने की कोशिश करते हैं। तो परसूट ऑफ द सेल्फ इंटरेस्ट बिकम्स द सोल गाइडिंग प्रिंसिपल। देखिए यहाँ पे ये बात की है कि सेल्फ इंटरेस्ट जो है वो किसी भी स्टेट का या किसी भी लीडर का वो जो है वो सोल गाइडिंग प्रिंसिपल्स बनता है इन केस ऑफ द इंडिविजुअल्स एक्शंस एंड स्टेट एक्टिविटीज, और वो स्टेट की एक्टिविटीज़ को उसी तरह से मोल्ड करने की कोशिश करता है। और मॉरलिटी हैज़ लीस्ट इंपॉर्टेंस इन द एरिना ऑफ पॉलिटिक्स। ये तो रियलिज्म भी इस चीज़ के वो प्रोपोनेंट हैं, वो मॉरलिटी को समझते ही नहीं है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और वो कहते हैं कि मॉरलिटी हैज़ लीस्ट इंपॉर्टेंस। वो कहते हैं इंटरनेशनल एरिया के अंदर या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर कोई मॉरलिटी नहीं है, कोई एथिक्स नहीं है, माइट इज़ राइट प्रिंसिपल है। जो स्टेट पावरफुल है वो दूसरी स्टेट के ऊपर चढ़ाई करती है, वो एग्रेशन करती है। क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई इंटरनेशनल सिस्टम ऐसा नहीं है या कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है जो इंटरनेशनल सिस्टम को रेगुलेट करे। तो ये बेसिकली क्रिटिसिज्म है उसके ऊपर के ऊपर। तो जिन भी दोस्तों को हमारे इन लेक्चर सीरीज से थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हो रहा है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारा ये चैनल है वैल्यू एडिशन प्लस के नाम से, इसको प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।